हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्विक टॉक। आई एम योर होस्ट फरहान अहमद। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम एक वीडियो करेंगे जिसमें हम पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें पाकिस्तान के जितने भी पॉजिटिव गेन हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसके साथ जितने भी नेगेटिव एलिमेंट्स थे उन सबको भी डिस्कस करेंगे। तो ये वही वीडियो होने वाली है। चैप्टर्स इंक्लूडेड होंगे एज यूजुअल। जो चैप्टर आपको पसंद हो, जिस चीज़ के बारे में सुनना चाहते हैं वहाँ पे जाकर सुन सकते हैं। बट आई वुड एडवाइज यू टू वॉच द इंटायर वीडियो बिकॉज देयर विल बी अ detailed discussion in this video. So we're going to start off today's video with the most important point perhaps, and that is pitch development. हमने इस सीरीज में सीखा है कि हमारा होम टेम्पलेट क्या होना चाहिए, या एटलीस्ट सेना नेशंस के अगेंस्ट हमारा होम टेम्पलेट क्या होना चाहिए टेस्ट मैचेस का। हमने ये देखा कि स्पिन विकेट्स प्रिपेयर की गई और उनको यूटिलाइज किया गया एज आर होम एडवांटेज। सबसे पहली चीज़ ये हुई कि जनाब मुल्तान में पहला टेस्ट मैच खेला गया। दैट वाज एन एब्सोल्यूट रोड फट्टा था वो। वहाँ पे बहुत सारी सेंचुरीज हुई, 800 रन बजा वहाँ पे। और उसके बावजूद हमने भी 550 किया, सेंचुरीज भी की हम लोगों ने, और फिर भी हम हार गए एक इनिंग से। तो कोई बड़ी शर्मिंदगी वाली बात थी। एंड देन देयर वाज अ स्नैप। एक नई सिलेक्शन कमेटी आती है, वो जनाब आते ही चेंज करती है काफ़ी सारे प्लेयर्स को, और वो ये डिसाइड करती है कि जनाब हमने यहाँ पे जो सेकंड टेस्ट मैच खेलना है मुल्तान में वो हमने सेम विकेट पे खेलना है, री यूज सर्विस पे ही हम मैच खेलेंगे। नाउ दिस वाज अ गैम्बल, क्योंकि हर बंदा एक्सपेक्ट कर रहा था कि जी अगर इस चीज़ पे हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं इस चीज़ को, तो फिर काफ़ी ज़्यादा अनइवन बाउंस वाली पिच हमें मिल सकती है। कुछ लोग तो इसको साइंसी तजर्बा भी कह रहे थे। तो ये चीज़ हमें देखने को मिली सेकंड टेस्ट मैच भी, और वहाँ पे बॉल बहुत ज़्यादा टर्न किया, स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। लेकिन फिर उसके बाद क्या था, एक नया क्वेश्चन आ गया कि अब तीसरा मैच होना है रावलपिंडी में। तो क्या पाकिस्तान एक अच्छी स्पिन फ्रेंडली पिच बना सकता है रावलपिंडी में? क्योंकि अभी तक ये इम्पॉसिबल लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये तो मुमकिन ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। ये कोई अगर हो गया तो दुनिया का 8वां अजूबा होगा। लेकिन क्या हुआ, 8वां अजूबा हो गया। रावलपिंडी में एक स्लो टर्नर बन गया, और वहां पर भी स्पिनर्स को हेल्प मिली। इतनी हेल्प मिली कि जो इंग्लैंड की 20 विकेट्स थी वो सारी की सारी स्पिनर्स पे ही फॉल हुई। सो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि पाकिस्तान ने फाइनली इतने सालों के बाद, इतने साल वो तकलीफ, वो अजाब जो हमें मिला है देख देख के, फट्टों पे मैच देख देख के जो हमें अजियतें मिली हैं, उसके बाद पाकिस्तान ने फाइनली अपना होम टेम्पलेट फिगर आउट कर लिया है। और मोस्ट प्रोबेबली सेना नेशंस के अगेंस्ट तो यही पिचेस होनी चाहिए। स्पिन फ्रेंडली पिचेस बनाओ, अपने स्पिनर्स लेके आओ, और अगली टीम को फड़का दो और आराम से उनसे सीरीज ले लो। हाँ, जहाँ पे बात आ जाती है एशियन टीम्स की, जैसे श्रीलंका हो गई या फिर बांग्लादेश की टीम हो गई, जो स्पिन के अच्छे खिलाड़ी हैं, जिनके पास खुद भी अच्छे स्पिनर्स हैं, उनके खिलाफ आप थोड़ी पेस फ्रेंडली विकेट की तरफ जा सकते हो। ठीक है, लेकिन वो जो एक चीज चलती होती थी ना कि जनाब एक दिन में 450 रन हो रहा है और 2 विकेटें गिरी हैं, और पूरे टेस्ट मैच में कोई 12 विकेटें गिरेंगे, ऐसा हमें नहीं देखना था। हम पक गए थे ये चीज देख देख के। और शुक्र है खुदा का कि पीसीबी को भी अकल आई, जो सिलेक्शन कमेटी आई उनको भी पूरे पूरे नंबर जाते हैं कि उन्होंने ये चीज चेंज की। मुल्तान में तो गैम्बल कर लिया उन्होंने, लेकिन फिर रावलपिंडी में उन्होंने वाकई एक अच्छी स्लो टर्नर बना के दे दी आप लोगों को। सो हैट्स ऑफ टू दैट सिलेक्शन कमेटी। और जहां पे हम बात करें स्पिन फ्रेंडली पिचेस की, वहां पे हम कैसे ना बात करें कि इस सीरीज में पाकिस्तान ने रीडिस्कवर किया है अपने अच्छे स्पिनर्स को। जी हाँ, हम भूल चुके थे कि हमारे पास अच्छे स्पिनर्स भी हैं। और रीडिस्कवर मैं किस सेंस में कह रहा हूँ, देखो हमें हमेशा से पता था कि नुमान अली हमारे पास स्पिनर है, साजिद खान है, और इन्होंने अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज भी दी हुई थी। लेकिन एक तरह से इन द बैक ऑफ आवर माइंड ये चीज थी कि यार अब इनसे हमें आगे चलना है, या ये हमें उस तरह से काम नहीं दे सकते। लेकिन क्या हुआ, हमने स्पिन फ्रेंडली पिचेस बनाई, हमने इन दोनों को स्क्वाड में ऐड किया दूसरे टेस्ट मैच में, और क्या होता है, 20 की 20 विकेटें यही ले उड़ते हैं। तो यार हमें ये पता लगा कि नुमान अली और साजिद खान की शक्ल में हमारे पास बेहतरीन स्पिन रिसोर्सेज हैं, और अगर हम इनको अच्छी स्पिन फ्रेंडली विकेट्स देंगे तो ये जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे। मैं आपको स्टैट्स बता देता हूं थोड़े से। साजिद खान के सबसे पहले बात कर लेते हैं। यार साजिद खान ने जो मुल्तान में टेस्ट खेला, दोनों इनिंग्स की विकेटें मिला के बंदे ने 9 विकेटें हासिल की, जो मुल्तान वाला सेकंड टेस्ट था। और फिर जो रावलपिंडी में टेस्ट मैच खेला वहां पे 10 विकेट्स हासिल की। सो टोटल इन्होंने 2 मैचेस में 19 विकेट्स हासिल की। और जहां पे हम साजिद खान की बात कर रहे हैं, वहां पे हम बात करेंगे नुमान अली की। सो नुमान अली ने जनाब जो मुल्तान में टेस्ट मैच हुआ था उसमें 11 विकेटें हासिल की थी दोनों इनिंग्स में, और फिर जो रावलपिंडी में टेस्ट हुआ है उसमें 9 विकेटें हासिल की हैं। तो इनकी कितनी विकेटें बन गई, 20 विकेटें। तो ये जो आपका स्पिन डुओ था नुमान अली और साजिद खान का, इन दोनों ने मिल के जो 40 विकेटें थी ना इंग्लैंड की दोनों मैचेस पर मुश्तमिल, उनमें से 39 अचीव की हैं। सो दैट टेल्स यू अ लॉट अबाउट देयर क्वालिटी बॉलिंग, एंड दैट आल्सो टेल्स यू कि अगर इनको वो वाली विकेटें मिलेंगी तो फिर ये जरूर उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर फट्टों पे खिलाओगे तो फिर तो कुछ नहीं होने लगा, लेकिन अगर इसी तरह की विकेट्स उनको देते
रहोगे, दे विल श्योरली रिस्पॉन्ड एंड दे विल विन मैचेस फॉर यू। क्योंकि भाई विन मैचेस में ये भी बात आ जाती है कि इनकी बैटिंग में कितनी अच्छी यूटिलिटी है। ये लोअर ऑर्डर में आके रन कर रहे थे, इन्होंने 30 40 50 और रन निकाले हैं, पार्टनरशिप्स लगाई हैं। सो इनकी ये जो चीज है कि ये बैटिंग में भी मुफीद हो जाते हैं और फिर ये जो बॉलिंग में करते हैं वो तो कमाल ही है। वो जो चीज है ना, कॉम्बो मिला पाकिस्तान को, इट वाज द राइट टाइम टू फाइंड आउट दिस कॉम्बो एंड दैट मेड पाकिस्तान विन द सीरीज। अब जिस तरह हम बात कर रहे हैं जनाब उन एलिमेंट्स की जिन्होंने पाकिस्तान को इस मैच में रखा, इस सीरीज में रखा और हमारे लिए पॉजिटिव रिजल्ट निकाला, तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से बैटर्स की। और बैटर्स में जिनकी मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ वो है साइम अयूब। देखो ये लड़का आया है और बहुत कंट्रोवर्सी में आया, लोगों ने कहा जी एक बंदा टी20 में 25 इनिंग्स में फेल हो गया, आप टेस्ट क्रिकेट में कैसे ला रहे हो। हमने इसको चांस दिया है, एक मैच इसको हमने ऑस्ट्रेलिया में खिलाया, उसके बाद हमने इसको बांग्लादेश की सीरीज में चांस दिया, अब हम इसको इंग्लैंड की सीरीज में चांस दे रहे थे। पहला जो टेस्ट मैच हुआ मुल्तान में जो कि बहुत फ्लैट डेक था, वहां पे कुछ नहीं कर सका। लेकिन मैं बात करने चाहता हूं जो सेकंड मैच हुआ वहां पे जब रीयूज सरफेस थी, फर्स्ट इनिंग्स की बात करते हैं। फर्स्ट इनिंग्स में साइम अयूब ने 77 रन स्कोर किए। एक ऐसा टाइम था जब 19 पे आई थिंक 2 विकेटें गिर चुकी थी और साइम अयूब और कामरान गुलाम ने बेहतरीन किस्म की पार्टनरशिप लगाई। और साइम ने जिस तरह के टेम्परमेंट का इजहार किया, जिस तरह वो सॉलिडली ब्लॉक कर रहा था डिलीवरीज को और बैड डिलीवरीज को पुट अवे कर रहा था, चौके निकाल रहा था, वो बहुत ही जबरदस्त था। दैट वाज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ इनिंग्स वी वांटेड फ्रॉम साइम अयूब। दिस वाज द टेम्परमेंट दैट वी वर डाइंग टू सी कि यार अगर ये टेस्ट खेल रहा है तो फिर इसका इस तरह का टेम्परमेंट आना चाहिए एंड आई एम ग्लैड दैट हैपेंड। और जब हम आ जाते हैं सेकंड इनिंग्स में, तब भी इसने 20 और रन्स निकाले व्हिच वर क्रूशियल इफ यू थिंक अबाउट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम, बिकॉज उस मौके पर अगर ये वो भी ना करता तो जो हमने टोटल टारगेट दिया वो फिर बहुत कम हो जाना था और विकेटें भी शायद बहुत जल्दी गिर जाती। लेकिन साइम अयूब की जो कंट्रीब्यूशन थी सेकंड टेस्ट मैच में मुल्तान वाले में, ये आउटस्टैंडिंग थी। इट वाज फैबुलस बाय साइम अयूब और ये उसका बेस्ट टेस्ट मैच था अभी तक का। थर्ड में वो उस तरह नहीं कर सका, वो फेल हो गया एक तरह से दोबारा। लेकिन मैं बात करता हूँ सेकंड मैच की, क्योंकि सेकंड में ही तो वो भाई आपकी विनिंग की एक तरह से बेस सेट हुई है। उस मैच के बाद ही तो आपने कम बैक किया सीरीज में। सो वहां पे हमें क्रेडिट देना पड़ेगा साइम अयूब को एंड आई वुड लव टू सी हिम परफॉर्म लाइक दिस एंड आई थिंक हिज स्ट्रेंथ लाइज इन हिज सॉलिड ब्लॉक। जब वो डिफेंड करता है ना तो वो उसकी असल स्ट्रेंथ है और वो डिफेंड करके एक अच्छी क्लासिक टेस्ट इनिंग्स ले सकता है और वो हमें काफी सारे मैचेस जिता भी सकता है आई थिंक सो अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस के साथ। और यार मेरा ख्याल है कि उसको इसी तरह अगर पॉलिश किया जाए, उसको अपॉर्चुनिटीज दी जाए तो काफी ज्यादा पाकिस्तान का भला होगा और साइम अयूब जो है वो पाकिस्तान को काफी ज्यादा फतूहात दिलवा सकता है इन माय ओपिनियन। अभी उसको थोड़ा सा वाइट बॉल से दूर रखो मेरे ख्याल में, स्पेशली टी20 फॉर्मेट से। लेट हिम फोकस ऑन द लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम एंड आई थिंक ही विल शाइन वेरी सून। When we talk about shining with the bat, how can we forget the most important person in the Pakistan Test lineup? And we're talking about Salman Ali Agha, baby. सेकंड टेस्ट मैच जो था मुल्तान में, भाई ने फर्स्ट इनिंग्स में 31 आई थिंक स्कोर किया और सेकंड इनिंग्स में जब बैटिंग इंतहा की मुश्किल थी, साजिद खान के साथ मिलकर पार्टनरशिप भी लगाई, जो उनका ट्रेट है, बंदा टेल एंडर्स के साथ बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप लगा लेता है और खुद उसने 65 रन स्कोर किए। दोज वर क्रूशियल 65 रन बिकॉज वो उस वक्त भी एक मिनी कोलैप्स हुआ था। अगर सलमान अली आगा भी आउट हो जाता, वेल यू कैन मेक एन आर्ग्यूमेंट कि उसके 2 कैचेस ड्रॉप हुए थे, बट दैट इज पार्ट ऑफ द गेम। कभी हम ड्रॉप कर देते हैं, कभी हमारे हो जाते हैं, हमारे वैसे कम ही होते हैं लेकिन हो जाते हैं। सो यार सलमान अली आगा का जो कंट्रीब्यूशन था सेकंड टेस्ट मैच में, दैट वाज आउटस्टैंडिंग, दैट वाज इनक्रेडिबल। इसीलिए मैं कहता हूं जितना वो कंसिस्टेंटली रन्स बनाता है, अगर वो एक आधी इनिंग्स में फेल भी हो जाता है तो उसको क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है, अनलेस वो कोई बहुत ही पुअर स्ट्रोक खेल के आउट हुआ हो। हमें उसको अप्रिशिएट ही करना चाहिए कि यार कोई मसला नहीं, तुम अगली इनिंग्स में कर लोगे। और हमने ये देखा है कि वो अक्सर औकात ऐसा कर लेता है, वो रिकवर करता है अच्छे तरीके से। सो सलमान अली आगा ने वो जो सेकंड इनिंग्स में काम किया ना, 65 रन स्कोर किए सेकंड टेस्ट मैच में, वो इंतहा के क्रूशियल थे और उसी से मोमेंटम शिफ्ट हुआ पाकिस्तान की तरफ एंड ही इज द ओनली कंसिस्टेंट बैटर इन आवर लाइनअप राइट नाउ एंड ही इज द वन हु कैन स्कोर एनी टाइम एनीवेयर। आप उसको जैसी मर्जी सिचुएशन दे दो, जितना मर्जी प्रेशर हो, फील ही नहीं होता कि वो प्रेशर में। ही इज आइस कोल्ड, ठीक है, वो इतना काम, इतना कंपोज्ड लगता है ना कि आप कहते हो यार सदके जावा भाई, क्या सुभान अल्लाह, इसका टेम्परमेंट कितना शानदार है। सो सलमान अली आगा के नंबर पूरे हैं, मैं तो इसको 10 में से 10 दूंगा। मिडिल ऑर्डर में हमारे पास एक और बंदा है जिसकी आई थिंक एवरेज हमारे मिडिल ऑर्डर में सबसे हाईएस्ट है और शायद पूरी टेस्ट लाइनअप में ही हाईएस्ट एवरेज है, और वो मैं बात कर रहा हूं सऊद शकील की।
देखो सऊद शकील का ये जो टेस्ट सीरीज शुरू हुई तो पहले मैच में बंदे ने 80 ऑड रन आई थिंक फर्स्ट इनिंग्स में स्कोर किए। काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला इसको कि यार बहुत ज्यादा स्लो खेल लिया, क्योंकि पिच इस तरह की नहीं थी जहां पे आपको बहुत ज्यादा ग्राइंड करना होता। उसके बाद ये कंटिन्यूस फेल हुआ, स्पिन पे विकेट देता रहा अपना। और मैं भी ये बोलता रहा कि यार आपका पोर्टफोलियो ही ये है कि यू आर मेंट टू सर्वाइव स्पिन, यू आर मेंट टू अटैक द स्पिनर्स, देन व्हाई आर यू लूजिंग योर विकेट अगेंस्ट अ डैम स्पिनर। अब ये चीज हुई तीसरे टेस्ट मैच में, हम रावलपिंडी आए तो बंदे ने फर्स्ट इनिंग्स में 134 रन स्कोर कर दिए। बहुत ही जबरदस्त किस्म का ग्राइंड किया, 200 से ज्यादा डिलीवरीज खेली, स्पिनर्स को बड़े अच्छे तरीके से तपाया, थकाया और रन्स बटोरे, सिंगल्स किए। उसकी स्ट्रेंथ स्वीप शॉट है, लेकिन उसने वो नहीं खेली। उसने वो कोई 2 घंटे के बाद आई थिंक क्रीज पे रहने के बाद उसको अटेम्प्ट किया। और जिस तरह बंदे ने जबरदस्त टेम्परामेंट का मुजाहरा किया, कोलैप्स से बचाया, अच्छा अच्छी लीड दिलाई पाकिस्तान को, दैट वाज इनक्रेडिबल। दैट इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ इनिंग्स वी एक्सपेक्ट फ्रॉम सऊद शकील। एंड आई से कि यार ये जो सऊद शकील का नॉक है ना 134 का, इट इज हिज करियर बेस्ट। अभी तक टेस्ट क्रिकेट में उसने जितने नॉक्स खेले हैं ना, आज से पहला मेरा फेवरेट था 200 जो उसने किया था श्रीलंका में 2023 के जुलाई में, लेकिन अब मेरा ये वाला फेवरेट है। वाई? बिकॉज वन थिंग, इट केम अगेंस्ट इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड, और वो भी बैस बॉल वाली इंग्लैंड। सेकंड चीज, जिस तरह की पिच थी, जो कंडीशंस थी, कोलैप्स हो गया था वहां पे, उसने जिस तरह नोमान अली, साजिद खान के साथ पार्टनरशिप्स लगाई और रन्स निकाले, वो बहुत ही जबरदस्त था। सो हैट्स ऑफ टू सऊद शकील। उसके इसी एक नॉक पर ही मैं उसको पूरे नंबर देता हूं। ऑल्दो वो जो थोड़ी सी शॉर्ट बॉलिंग वाली वीकनेस है ना, वो ठीक करनी पड़ेगी उसको। बट एनीवेज इट वाज अ वेरी गुड नॉक बाय हिम। नाउ लेट्स मूव ऑन टू कामी जी, कामरान गुलाम। देखो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि बंदे ने डेब्यू किया मुल्तान में, ठीक है, और डेब्यू करके किसको रिप्लेस कर रहा था? बाबर आजम को, द कंट्रीज बेस्ट बैटर एवर प्रोड्यूस्ड आर्ग्यूबली। और उसको डेब्यू करके रिप्लेस किया आपने। आपके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेशर है, एक तो आपका डेब्यू, ऊपर से इतना बड़ा मैच इंग्लैंड के खिलाफ, स्पिनिंग ट्रैक। और आपने क्या किया? आपने पहली इनिंग्स में 118 रन की जबरदस्त किस्म की सेंचुरी मारी। आपने फड़का के रख दिया इंग्लैंड के बॉलर्स को, उनके फील्डर्स को। और फिर जब सेकंड इनिंग्स आई तो आपने क्रूशल 26 रन स्कोर किए, जिसमें आपने 5 चौके लगाए। जहां पे बैटिंग करना इंतहा का दुश्वार था, वहां पे इतनी एफर्टलेसली उसने चौके मारे ना कि मैं क्या, सुभान अल्लाह भाई, जबरदस्त हो गया। मैं कहता हूं कि पप्पी ले लो कामरान गुलाम की, जिस तरह की उसने इनिंग्स खेली थी। और यहां पे मैं कहना चाहूंगा कि बहुत ही जबरदस्त थे, लेकिन एक वीकनेस उनकी है जो मैं पहले भी बात कर चुका हूं अपने डे टू डे रिव्यूज में, और वो ये है कि पेस बॉलिंग नहीं खेली जाती भाई से। तब थोड़े से ना हवास बाख्ता हो जाते हैं, होश गवा बैठते हैं। और यही चीज हमने देखी है यहाँ पे थर्ड टेस्ट मैच में जो रावलपिंडी में हुआ, कि बोल्ड मार दिया फर्स्ट इनिंग्स में गेस एटकिंसन ने उनको, और कुछ समझ नहीं आई, थोड़ी सी बॉल सीम हुई और भाई के जो है पटखच्चे उड़ गए थे। तो ये चीज पे काफी ज्यादा काम करना पड़ेगा अभी। और इट मेक्स सेंस, अभी तो उस बेचारे का डेब्यू हुआ है यार, उसको थोड़ा सा मौके मिलने चाहिए। एशियन कंडीशंस में आप बाबर के साथ उसको टाइम टू टाइम रिप्लेस कर सकते हो कि उसको थोड़ा सा गेम टाइम मिले, वो खेले। लेकिन मैं ओवरऑल ये बात कर रहा हूं कि अभी आप अगर ये कहते हो कि हमने इसको साउथ अफ्रीका लेके चले जाना है और उधर भी 4 नंबर पे कामरान गुलाम ही खेलेगा, सो दैट विल बी like shooting yourself in the foot, because that tour we need Babar Azam. I don't care if Babar is not on his best. I still back Babar Azam to play on the South Africa tour. I think there is no replacement of him over there. वहां पे जिस तरह की स्विंग और लैटरल मूवमेंट और बाउंस होता है, वहां पे बाबर का ही खेलना बनता है 4 नंबर पे। ऑल्दो जब हम एशिया में वापस आ जाएं, जो हमारी अगली सीरीज आएगी वेस्ट इंडीज के साथ पाकिस्तान में जनवरी 2025 में, वहां पे आप अगर एक मैच में चांस देना चाहो कामरान गुलाम को तो दोबारा दो, बिस्मिल्लाह, दोनों इनिंग्स को उसको मिलेगी, वो आप कर सकते हो। लेकिन साउथ अफ्रीका टूर के लिए आई वुड बैक बाबर आजम, बट नॉनदलेस इट वाज एन एक्सेप्शनल आउटिंग फॉर कामरान गुलाम। ही वाज वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ पाकिस्तान विक्ट्री इन दिस सीरीज, और उसकी वजह से जो पाकिस्तान को बूस्ट मिला ना, वो मैं कहता हूं कि अनबयानेबल है, ठीक है, उसको हम लफ्जों में बयान ही नहीं कर सकते। अनबयानेबल की जहां पे मैं बात कर रहा हूं ना, तो फिर मैं यहाँ पे एक ऑनरेबल मेंशन भी करना चाहूंगा। उस बंदे ने जनाब बैटिंग में तो कुछ खास नहीं किया, बड़ा रफ पैच चल रहा है उस बंदे का, लेकिन जो वो करता है विकेटों के पीछे, सुबहान अल्लाह, मजा आ जाता है। जितनी वो अच्छी कीपिंग करता है, जितनी अच्छी स्टंपिंग करता है, जितने अच्छे रन्स बचाता है यार, और जितनी अच्छी फिर उसकी कोटेशंस निकल रही होती हैं विकेटों के पीछे से। मैं तो बात कर रहा हूं मोहम्मद रिजवान की। यार बंदा
लव है भाई। मैं पहले भी आपको कहा था कि एक विकेट कीपर बैटर की प्राइम जॉब जो है ना वो विकेट कीपिंग ही है। उसने रन्स बचाने हैं विकेटों के पीछे, उसने कैचेस पकड़ने हैं, उसने वाइड्स रोकनी है और उसने थोड़ा सा प्रेशर डाल के रखना है सामने वाली टीम पे। वो काम मोहम्मद रिजवान बेहतरीन अंदाज में करता है। बॉलर के साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। इस सीरीज में हमने देखा कि जब मुल्तान में जो सेकंड टेस्ट मैच था, जो रीयूज सरफेस थी उस पर बॉल इंतहा की टर्न कर रही थी। अगर कह लो कि यहां बॉल पड़ती थी तो यहां निकल जाती थी, और रिजवान इतना लपक लपक के बॉल पकड़ रहा था और एक भी बॉल जाने नहीं था देता। और इसी तरह जब उसके पास कैचेस आए उसने कैचेस भी किए, जहां पे स्टंपिंग का चांस आया उसने वो भी किया। और जितना एक्टिव था ना यार वो बंदा, वो अपने फील्डर्स को मोटिवेट कर रहा है, उनको इंकरेज कर रहा है, फील्डिंग सेटिंग कर रहा है। और फिर जितने उसके कोट्स आ रहे थे मजे मजे के, उसने बोला जी नो मोर बैस बॉल, फिर उसने कहा दिस इज आकिब बॉल। हैरी ब्रुक हंस पड़ा था उस बात पे। इसी तरह वो बहुत जबरदस्त किस्म की बातें बोलता रहता है। सो आई से कि जितना हम डिस्कस कर रहे हैं ना साजिद खान को, नुमान अली को और बाकी जो बैटर्स हैं उनको, वहां पे हमें मोहम्मद रिजवान को भी उसके फ्लावर्स देने चाहिए कि यार हैट्स ऑफ टू यू ब्रदर, अगर तुम ये ना करते तो शायद हमारे पास आज रिजल्ट मुख्तलिफ होता। बाकी भी पता कोई नहीं है कि शायद जब तक ये वीडियो मैं पोस्ट करूं पता लगे जी रिजवान ही व्हाइट बॉल का कैप्टन बन गया है। ऑल्दो मेरी अब दुआ है कि यार अभी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ थोड़ा सा डिले हो जाए अनाउंसमेंट, अगर उसने बनना है, ताकि मैं थोड़ा ब्रेक लेके चीजें कर सकूं। बट नेवरदलेस अगर बन जाएगी तो फिर भैया आपका हाजिर है, वो भी वीडियो रिकॉर्ड करके तो डाल देगा। उसके भी पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स आ जाएंगे कि किस तरह का डिसीजन है रिजवान को कप्तान बनाने का, या जो भी कप्तान आ रहा है उसका ही। तो नाउ लेट्स मूव ऑन। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी वीडियो के नेक्स्ट फेज की तरफ, और वो है कि हम अभी तक हमने डिस्कस किए हैं जनाब पॉजिटिव्स ऑफ पाकिस्तान टीम इन दिस सीरीज, और बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी नेगेटिव्स की, और नेगेटिव्स भी कुछ हैं हमारे पास, जिनमें सबसे पहले तो हम बात करेंगे अब्दुल्ला शफीक की। देखें जी, अब्दुल्ला शफीक ने मुल्तान टेस्ट जो पहला वाला था उसकी पहली इनिंग्स में तो 100 मारा, ठीक है, विच वॉज अ फ्लैट डेक, हेवन फॉर बैटिंग। उसमें उसने 100 मारा, मैंने वीडियो की, मैंने कहा भाई अब्दुल्ला शफीक इज बैक, और लग भी रहा था ही इज बैक जितने कॉन्फिडेंस के साथ वो खेल रहा था। लेकिन उसके बाद तो मेरा ख्याल है बंदा शायद ही डबल डिजिट में गया हो। इतने ज्यादा पुअर शॉट्स खेले हैं उसने और इतने ज्यादा पुअरली आउट हुआ है ना कि मुझे यकीन ही नहीं था आ रहा कि ये वो बंदा है जिसने फर्स्ट इनिंग्स में 100 मारा था। तो यार मैं कहता हूं कि अब्दुल्ला शफीक का ये तो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि उसका ये वाला हिसाब है कि चले तो चांद तक वरना शाम तक। लेकिन भाई ये टेस्ट क्रिकेट में आप इस तरह नहीं चल सकते। अगर आप इसी तरह चलते रहोगे तो 3-4 मैचेस के बाद फिर आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा। मोहम्मद उरैरा बैठा हुआ है, वो इंतजार कर रहा है अपने नंबर का। वो तो शायद हो सकता है दुआएं भी मांग रहा हो कि मेरा नंबर आ ही जाए अब। तो यार आपको बेहतर करना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि इस तरह नहीं चलता कि एक इनिंग्स लगा दी 125 की और फिर अगली 10 इनिंग्स तक आप डबल डिजिट स्कोर ही चलते रहे, और डबल डिजिट्स में भी इस तरह के 50 ना हुई आपकी। आपको हेयर एंड देयर 50s करनी है। 40-50 रन तो मिनिमम होते हैं टेस्ट क्रिकेट में। 125 तो आपको हर चौथी इनिंग्स में कर लेना चाहिए। लेकिन नेवरदलेस आई वुड स्टिल बैक अब्दुल्ला शफीक। आई विल से कि ऑस्ट्रेलिया टूर कह रहा हूँ, साउथ अफ्रीका टूर आ रहा है, आई बिलीव वहां पे ये अच्छा करेगा। ठीक है, ऑल्दो इसके भी मसाइल हैं बाउंस वाले, लेकिन मुझे एक फीलिंग आ रही है कि वहां पे ये निकाल लेगा चीज और कुछ ना कुछ कर ही लेगा, वहां पे सीख जाएगा जल्दी। और अब हम बात करते हैं उस बंदे की जो कि मुझे यकीन है कि साउथ अफ्रीका में अच्छा करेगा, और मुझे बड़ा पक्का यकीन है। क्यों? क्योंकि उसने ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा किया था, 50s निकाली थी कोई 3-4। मैं बात कर रहा हूं कप्तान शान मसूद की। जहां तक हम बात करते हैं इस सीरीज की, तो देखो शान मसूद ने भी पहली इनिंग्स में 150 ऑड रन स्कोर किए, उसके बाद कोई 15 नहीं आई, और डिसअपॉइंटिंग सा रन रहा इनका भी, बड़ा रफ इनकी सीरीज थी उस पहले इनिंग्स के अलावा पहले टेस्ट मैच की। लेकिन यार यहीं पे मैं ये बात करना चाहता हूं कि शान एज अ कैप्टन इंप्रूव हुआ पहले मैच के बाद। जितना वो नर्वस लग रहा था, उसके कंधे झुके हुए लगते थे, और वो थोड़ी से शॉट्स पढ़ने के बाद, बाउंड्रीज पढ़ने के बाद एकदम से वो जिसको हम पंजाबी में कहते हैं ना कमला आ जाना, वो कमला आ जाता था। वो चीज काफी इंप्रूव हुई एज अ कैप्टन। लेकिन एज अ बैटर वो जो मसले मसाइल हैं रन ना करने के और एवरेज 30 से नीचे होने के, वो वाकई ही अभी भी नहीं गए, और वो अभी भी वहीं पर हैं। दिस इज समथिंग ही नीड्स टू वर्क ऑन। बट आई बिलीव कि जो साउथ अफ्रीका टूर आ रहा है अगला हमारा, दिसंबर में 2 टेस्ट खेलने हमने वहां पर ये अच्छा कर लेगा, क्योंकि ही हैज अ रेपुटेशन ऑफ डीलिंग विद द पेस एंड द बाउंस। ही वाज आवर बेस्ट बैटर इन द 2022 वर्ल्ड कप T20, जब जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था वहां पे भी इसने 50 भी की थी और भी अच्छे रन किए थे। सो ही वाज आवर बेस्ट बैटर, ही न्यू हाउ टू मैनेज द पेस एंड द बाउंस। सो आई बिलीव ही विल बी गुड ऑन द साउथ अफ्रीका टूर, बट ही रियली नीड्स टू गेट हिज वो क्या कहते हैं, he really needs to pick up his socks I think in Asia. He needs to score more consistently.
एंड ही नीड्स टू विन गेम्स फॉर हिज टीम विद द बैट एज वेल। आ जाते हैं जी अब हम अपनी मेन बात पे, जिसको करने के लिए मैं बहुत ज्यादा बेताब हूं, और वो है नई सिलेक्शन कमेटी। नई सिलेक्शन कमेटी आई जनाब पहले मैच के बाद ही, और उन्होंने आते ही जनाब चेंजेस पे चेंजेस कर दिए। क्या किया जी, बाबर शाहीन और नसीम शाह को चुक के बाहर मारा स्क्वाड से, उन्होंने रिलीज किया और उन्होंने नए बंदे ले आए, वो जैसे कि हसीबुल्ला खान हो गया, मेहरान मुमताज, साजिद खान, नुमान अली, जाहिद महमूद, ये सारे आ गए जनाब, और कामरान गुलाम भी उन्हीं में शामिल था। अब कामरान गुलाम, साजिद खान, नुमान अली, इन लोगों ने तो रिस्पॉन्ड किया, और ये एक पॉजिटिव है इनके एंड पे, और ये पूरी पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव है कि पाकिस्तान को ये चीज समझ आ गई होगी कि यार अगर हम किसी मैच में या एक दो मैचेस में अपने स्टार प्लेयर्स जो हैं उनको ड्रॉप भी कर देते हैं, उनको रेस्ट भी करवा देते हैं, तो हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि अगर हम पिचेस अच्छी बना लें तो हम जीत सकते हैं। यहां पे ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। लेकिन हम बात कर रहे हैं उस तरीकेकार की जिस तरह से बाबर, शाहीन और नसीम को बाहर किया गया। मिड सीरीज में आपका पैनिक बटन दबा और आपने जनाब अपने तीन बड़े प्लेयर्स को बाहर निकाल के फेंका। इससे सुर्खियां चली दुनिया क्रिकेट में, और लोगों ने आपको बेइज्जत किया कि यार देखो पीसीबी कितना पैनिक कर गया कि उन्होंने एक मैच के बाद ही इतने बड़े बड़े डिसीजन ले लिए, और सिलेक्शन कमेटी चेंज हो गई है पूरी तरह से, और उन्होंने अपने फैसले मुसल्लत कर दिए हैं। और फिर कहा आपने ये कि जी वो तो रेस्ट करवाया गया, हालांकि हम सबको पता है कि बड़े सगीर पाको हिंद में रेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती। प्लेयर्स को यहाँ तो ड्रॉप किया जाता है या फिर खिलाया जाता है, तो ये ड्रॉप ही था। तो ये जो मिड सीरीज चॉपिंग एंड चेंजिंग थी ना, ये बहुत ज्यादा हर्टफुल है मेरे ख्याल में, क्योंकि नो मैटर द रिजल्ट, ये जो हरकत है ये अच्छी नहीं है। अभी तो हम सारे खुश हैं क्योंकि हम सीरीज जीत गए, हम मैचेस जीत गए हैं। अगर यही सीरीज हम व्हाइट वॉश हो गए होते तो मेरा ख्याल है कि अभी सब के सब उसी चीज को पिन पॉइंट कर रहे होते कि यार ये जो उन्होंने हरकत की थी ना, ये गलत थी, इसी की वजह से हम हारे हैं, इसी की वजह से ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब हुआ है। ये डिफरेंस है हार में और जीत में, और ये जो इन्होंने काम किया है ना, ये इस तरह का है कि इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स पड़ सकते हैं। मेरी दुआ है कि यार ये दोबारा ना हो, क्योंकि अगर ये हो गया किसी टाइम दोबारा मिड सीरीज में इस तरह चॉपिंग एंड चेंजिंग आपने की, तो फिर काफी इसके बुरे असरात होंगे, और ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आप मिड सीरीज में आके चेंजिंग कर दें। आपको एक सीरीज पूरी गुजारनी चाहिए और फिर नए प्लान्स बनाने चाहिए अगली सीरीज के लिए। ऐसे नहीं होता कि आप जी बीच में आए और कहें जी 3 प्लेयर बाहर और 4 प्लेयर आ गए, ऐसे नहीं करते होते। और ये जो ओवर पावर्ड सिलेक्शन कमेटी बनाई है ना, इससे भी मुझे बड़ा ज्यादा इख्तिलाफ है, क्योंकि आपने बेसिकली सारे इख्तियार ही सिलेक्शन कमेटी और पर्टिकुलरली आकिब जावेद साहब को दे दिए हैं। हमें ये पता लगा कि जी कैप्टन और कोच की तो अब कोई से ही नहीं है सिलेक्शन में, कैप्टन और कोच सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं, किसी प्लेयर को सिलेक्ट नहीं कर सकते और किसी प्लेयर को डिमांड नहीं कर सकते। ये जो आपने पावर ले ली है अपने कैप्टन और अपने कोच से, और वो दे दी है जनाब सिलेक्शन कमेटी को, ये इंतहा की नाइंसाफी है। सिलेक्शन कमेटी किस मुंह से प्लेइंग 11 डिसाइड करती है? सिलेक्शन कमेटी का काम होना चाहिए कि उसने स्क्वाड बनाना है। स्क्वाड आप उसको पूरी इजाजत दो कि भाई ठीक है, कैप्टन की नहीं सुननी ना सुनो, जो 16 बंदे आपने पकड़ने, 18 पकड़ने हैं, पकड़ो और भेजो उनको हर टूर पे। लेकिन जो 11 आपने सिलेक्ट करनी है, जो मैदान में उतरेंगे, वो तो कैप्टन की इजाजत से बनाओ, वो तो कोच के साथ डिस्कशन करके बनाओ। आपने तो वो भी काम नहीं किया। जब जब पाकिस्तान की प्लेइंग 11 आई है दूसरे टेस्ट मैच से लेकर तीसरे टेस्ट मैच तक, तब यही ट्वीट आया कि द मेंस सिलेक्शन कमेटी हैव कंफर्म्ड पाकिस्तान प्लेइंग 11 फॉर नेक्स्ट मैच। तो ये कहां की अकलमंदी है कि आपने अपने कैप्टन को और अपने कोच को सिर्फ राय तक लिमिट कर दिया, आपने उनके लिए एक्शन के लिए कोई चीज छोड़ी नहीं है। और इसी से हम बात करते हैं जेसन गिलेस्पी की, जो हमारे हेड कोच हैं रेड बॉल के। वो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी ज्यादा इस चीज पे दुख का इजहार भी किया कि जी मैं जब आया था तो मुझे ये कहा गया कि आपका सिलेक्शन में भी हिस्सा होगा और आप सारी चीजें करेंगे, स्ट्रैटेजीज बनाएंगे और सब कुछ करेंगे। लेकिन अब एक मैच हारने के बाद थोड़ा सा हम पैनिक हो गए और इमोशंस की बेस पे फैसले होने लग गए, और अब मेरा वो रोल ही नहीं है। अब मैं सिर्फ एक मैच डे स्ट्रेटेजिस्ट हूं। आई डोंट नो व्हाट दैट मींस, बट आई थिंक इट प्रोबेबली मींस कि जी मैंने सिर्फ मैच के दिन पे स्ट्रेटेजीज बनानी है कि कौन क्या करेगा, और मैंने सिर्फ प्लेयर्स को रिलैक्स रखना है बाहर वाली न्यूज से, और उनको कंपोज रखना है, और मेरा कोई काम नहीं रहा अब। तो जेसन गिलेस्पी ऑब्वियसली कि वो बंदा भी इस चीज से काफी ज्यादा आवाजार है, ऑस्ट्रेलिया से आया है, तो जाहिर है उसकी एक मेंटालिटी वही है कि भाई किस तरह का कल्चर हमें लाना है, और अब वो देख रहा है कि हम यहाँ पे किस तरह का कल्चर रखते हैं। यहाँ पे इमोशन की बेस पे फैसले होने लग जाते हैं, एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा है। तो ये चीजें ऑब्वियसली वो पॉइंट आउट कर रहा है। एंड अभी तो हम जीत गए हैं, मुझे लग रहा था कि अगर हम ना जीतते तो शायद उसने इस्तीफा दे देना था और उसने वापस ले जाना था। अभी भी कोई पता
पता नहीं है, शायद आगे चल के वो दे ही दे और छोड़ दे इस पोजीशन को। लेकिन ये है कि यार ये बहुत बड़ी ज्यादती है, जो आपने सिलेक्शन कमेटी को इतना ओवर पावर कर दिया ना, दिस इज एक्सट्रीमली बैड। आपको इनको थोड़ा सा टोन डाउन करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना लगाम डालो, तो लगाम डालनी पड़ेगी। इनको कहेंगे जी आपका जो राइट है ना वो सिर्फ स्क्वाड सेलेक्ट करने का तक है, आप प्लेइंग 11 से बाज आ जाएं। प्लेइंग 11 सेलेक्ट करना कैप्टन का और हेड कोच का काम है, वो कर लें। और साथ में वाइस कैप्टन को एक से दे दो अगर देनी है तो। बाकी आपको कोई जरूरत नहीं है इन चीजों में पढ़ने की। ऑलराइट, सो दिस वाज अ वेरी डिटेल्ड ब्रेकडाउन ऑफ पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज एंड व्हाट वर द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स फॉर पाकिस्तान साइड। हम जब इस सीरीज में आए थे हमारी ये तवक्को थी कि यार 2-1 होगा और 2 जीतेगी इंग्लैंड और 1 जीतेगा पाकिस्तान। लेकिन फिर पहला मैच इतना गंदा हारे कि मैं ही था जो यहाँ बैठ के ये बोल रहा था कि नहीं जी अब तो 3-0 पक्का आया। लेकिन उसके बाद जनाब एक इंतहा का जबरदस्त कमबैक हुआ और पाकिस्तान ने 2-1 से सीरीज जीत ली है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी बात बता देता हूँ अपने वालिद साहब की। मेरे अब्बा जी ये कह रहे थे सीरीज शुरू होने से पहले, जब मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है जी क्या होगा सीरीज का रिजल्ट, तो उन्होंने बोला था 2-1। मैंने कहा ठीक है मेरा भी यही है। लेकिन फिर उन्होंने मुझे कहा कि बेटा 2 होगा पाकिस्तान और 1 होगा इंग्लैंड। और मैंने उनको थोड़ा सा देखा कि यार कुछ समझ नहीं आती, मतलब ऑब्वियसली आप फैन हो पाकिस्तान क्रिकेट के, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा हो गया। मैं 1 का मार्जिन दे रहा हूँ कि हाँ 1 हम जीत जाएंगे, हम फिगर आउट कर लेंगे चीजें 1 में, लेकिन 2 बहुत ज्यादा हो गया। एट द एंड ऑफ द डे ही वाज राइट। और जब से हम जीते हैं, ठीक है, जितने भी अभी तक घंटे गुजरे हैं ना, वो मुझे हर घंटे कह लो कि ये याद दिला रहे हैं कि जी देखो मैंने बोला था कि 2-1 होगा और वो हो गया। या आई गेस हैट्स ऑफ टू माय ओल्ड मैन, यू नो, ही इज द वन। और if he was a betting person, I think we would be millionaires by now. But thank God he isn't. Thank God. So आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। मेरा तो ख्याल है बड़ी इंटरटेनिंग थी यार, बड़ा मजा आया टेस्ट क्रिकेट देख के बड़े अरसे बाद। तो आप लोग अपनी राय से आगाह जरूर करना कमेंट सेक्शन में। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सोशल मीडिया पे फॉलो मस्ट है। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज।